हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की हम एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज में मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इसमें वो है आपका भारत पर मुस्लिम इन्वेजन, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जो कि हुआ था कब से कब 711 से लेकर 1206 ईस्वी तक। जो इतिहास है उसके बारे में हम जानेंगे। बाकी 1206 के बाद क्या होता है आप जानते हैं कि स्लेव डायनेस्टी का उदय होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो गुलाम वंश की जो चर्चा है अगले हम लेक्चर में पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं गुलाम वंश से, वो सारे क्वेश्चन हम लिखेंगे। हालांकि इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं पर 6 से 7 ही क्वेश्चन है, तो 6 से 7 क्वेश्चन को भी देखेंगे और अलग से हमने 20 क्वेश्चन और भी इसमें ऐड किए हैं ताकि जो आप यहाँ से रिविज़न करें उसको मेजर कर पाएँ कि आपने कितना याद किया है और आपको कितना चीज़ याद है और कितना चीज़ याद नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो इसको रिवीजन करेंगे। तो आइए एक एक करके हम जो हमारा टॉपिक है उसको हम बढ़ते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है आपका भारत करें इस्लाम धर्म का उदय कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। इस्लाम धर्म का जो उदय है 7वीं शताब्दी में होता है और इस्लाम धर्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पित होना। इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को इस्लाम मुसलमान कहते हैं और इसका जो उदय होता है 7वीं शताब्दी में। संस्थापक जो इसके होते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब होते हैं, जिनका जन्म जो होता है वो है आपका 570 ईस्वी में इनका जो जन्म होता है। जो इनका जन्म है सऊदी अरब के मक्का के कुरैश कबीला में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता और माता अमीना, दादा अब्दुल मुतालिब तथा चाचा अतुल तालिब थे। ये सब चीज़ें के बारे में आपको जानना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि भाई इनका जो जन्म हुआ था उस टाइम एक फेस्टिवल मनाया गया था जिसका नाम था ईद मिलाद उन नबी वर्ष। बाकी इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो 40 वर्ष की उम्र में होती है। हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी का समय होता है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बहुदेववाद जो है उनका विरोध किया इन्होंने और एकस्वरवाद पर इन्होंने बल दिया। बहुदेववाद का मतलब ये होता है कि एक से अधिक जो भगवान है उनको नहीं मानना है, आपको एक ही भगवान को मानना है जो कि अल्लाह है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक स्वरवाद पर बल दिया और उसी के ऊपर अपनी जो प्रवचन या फिर जो भी चीज़ है प्रवर्तक है वो आगे बढ़ते गए। बात आती है जुलाई 622 की, जहाँ पर मक्का से मदीना की यात्रा की जाती है उनके द्वारा और इस यात्रा को हिजरी सावंत के नाम से जाना जाता है और उसी समय जजिया कर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है आपको पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा। तो जजिया कर वो था जो कि गैर मुसलमानों पर दिया जाता था। आमदनी की 1/10, 1/20 और 1/30 भाग तक आपको देना होता था, जिनमें कुछ लोगों को छूट दी गई थी जिसमें महिला, बच्चे, बेरोजगार, अपाहिज और ब्राह्मण भी शामिल थे। तो इतना ही चीज़ आपको याद रखना है इस्लाम धर्म के उदय के बारे में, इससे ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रखना है। अगला जो है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है भारत पर आक्रमण। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण 2 तरीके से होते हैं। पहला जो आक्रमण होता है अरबों के द्वारा होता है और दूसरा जो आक्रमण होता है वो तुर्कों के द्वारा होता है। अरबी आक्रमण थोड़े से समय के लिए होते हैं। अरबी आक्रमण जो है भारत पर राज करने और अपनी जो प्रजा है यानी जो अपनी टेरिटरी है उसको फैलाने के उद्देश्य से नहीं आते हैं। सो जो अरब आक्रमण है इसमें सबसे पहला जो आक्रमण होता है वो 711 ईस्वी में होता है, जबकि उबैदुल्लाह के नाम से एक व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में यह आक्रमण होता है, पर वो सफल नहीं होता है। हम मानते हैं कि जो प्रथम सफल आक्रमण होता है 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। और मोहम्मद बिन जो कासिम है वो सिंध वाले प्रांत पर आक्रमण करता है जहाँ पर दाहिर शासक थे उस क्षेत्र की, और उस आक्रमण को जो वहाँ पर युद्ध होता है उसको रावर का युद्ध भी बोला जाता है। इन सारी चीज़ों घटनाओं का जो वर्णन है एक किताब में आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है चचनामा और जिसके रचयिता है अली अहमद। जिसके रचयिता कौन है भाई? अली अहमद रचयिता है। जो इनके आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो साफ साफ ये था कि इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना है और साथ ही लूट की धनराशि से ये धनवान होना चाहते थे। और एक चीज़ और रखना है कि 713 में
मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। शायद हमने लिखना भूल गए थे। मुल्तान पर आक्रमण इसने किया था। और मुल्तान पे आक्रमण करने के पश्चात ये क्या किया करता है कि जो मुल्तान है इसको गोल्डन टाउन का नाम देता है। गोल्डन टाउन का क्या करता है? नाम देता है। यानी कि जो मुल्तान जो शहर था उसको सोने की नगरी से कहकर इसे संबोधित करता है। और 713 ईस्वी में ये आक्रमण करता है। जब ये अरब का आक्रमण हुआ तो उस समय कुछ चीज़ें जो हुई, जैसे कि भारत में ऊँट पालने की प्रथा स्टार्ट हो गई और खजूर रोपण की भी प्रथा जो है स्टार्ट हो गई। यानी खजूर पहले लोग रोपते नहीं थे, ठीक है, उसका खेती नहीं करते थे। लेकिन जब अरबी आक्रमण हुए तो कुछ कल्चर जो है आदान प्रदान हुए, कुछ आपके जो ज्ञान है वो अरब लेकर गए, कुछ अरब की जो फिलोसफी है वो भारत में रह गई। अगला जो आक्रमण होता है वो किसके आक्रमण होता है? टर्किश आक्रमण होता है। और टर्किश आक्रमण क्या होते हैं? ये चाहते थे कि अपनी जो राज्य है, जो अपनी टेरिटरी है, उसको हमें क्या करना है? बढ़ाना है और साथ ही में पैसे भी लूटने हैं। तो जो टर्किश आक्रमण होते हैं उसमें सबसे पहला जो आक्रमण होता है किससे? अल्पतगिन नामक व्यक्ति जो होता है, पर वो ज़्यादा ऐसी नहीं होता है, ठीक है। अल्पतगिन जो नामक व्यक्ति होता है वो संस्थापक होता है। मध्य एशिया में एक जगह है जहाँ पर गजनी जगह है, ठीक है, और वहाँ पर वो गजनी वंश की संस्थापना करता है और गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना ये करता है। गजनी अल्पतगिन का जो बेटा होता है सुबुत्तुगिन, ये भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला तुर्क शासक कहलाता है, जो कि 986 ईस्वी में यह आक्रमण करता है। और उस समय जो शासक थे वहाँ के हिंदू शाही राजा शासक थे, जिनका नाम क्या था? जयपाल नाम था। और जयपाल पर आक्रमण किया तो जयपाल क्या किया? ग्लानिवश होकर ये क्या किए कि आत्महत्या कर लेते हैं। और इसके बाद इनके जो बेटा होते हैं जयपाल का, वो वहाँ पर शासक संभालने लगते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आता है भाई मोहम्मद गजनवी। सुबुत्तगिन के बाद मोहम्मद गजनवी आता है, जो कि यामनी वंश का शासक होता है 998 ईस्वी में, और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक होता है। बगदाद के खलीफा से इसे 3 उपाधियाँ मिली हुई थी। वो 3 उपाधियाँ कौन थे? अल अमीद बिल्लाह, यामीन उद्दौला, यामीन उल मिला। और इसके अलावा भी उसे 2 उपाधि और मिली थी, जिसका नाम था गाजी और बुत शिकन। बुत शिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। इन्होंने काफ़ी मूर्तियाँ तोड़ी थी और भारत में आक्रमण करते समय भी काफ़ी इसने मूर्तियाँ तोड़ी थी। गाजी का मतलब ये होता है, गाजी एक क्लैन का नाम है, जो कि लड़ाकू जिसे कहते हैं, ठीक है। तो लड़ाकू यानी कि ये लड़ने में काफ़ी कुशल था और काफ़ी अच्छा था, इसीलिए इसे गाजी की उपाधि भी दी गई थी। और इसने क्या किया? टोटल 17 आक्रमण किए थे भारत पर। 17 आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, कुछ आक्रमण जो है आपको याद रखना है, जिसमें 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने आक्रमण किया। पहला 1000 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, सीमावर्ती क्षेत्र के दुर्गों को जीता। इसके बाद 1001 में हिंदू शाही राजा जयपाल पर आक्रमण किया, जहां पर उसे पराजित कर दिया। 1014 में थानेश्वर पर इसने आक्रमण किया। 1018 में कनौज क्षेत्र पर आक्रमण कर वहाँ के शासक कौन थे? राज्यपाल थे, जिसे हरा दिया इसने। 10 से 25 से 10 से 26 ईस्वी में सबसे इम्पोर्टेंट यही है भाई कि 10 से 25 से 26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, जहाँ पर शासक कौन थे? भीम प्रथम थे। और जब ये सोना, ऐसा माना जाता है कि जब सोमनाथ मंदिर से सोना जो है लूट कर ले जा रहा था, तो रास्ते में क्या करते हैं, जो जाट होते हैं वो इससे कुछ सोना जो है लूट लेते हैं। और इसी का जो आक्रोश था उसके अंदर था, और इसी आक्रोश को मिटाने के लिए 1027 में इसी जाटों के विरुद्ध युद्ध करता है, और ये उसका अंतिम आक्रमण होता है। इसके बाद 1030 में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो आता है शासक भाई मोहम्मद गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गौरी। और भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को बोले तो वो हम मोहम्मद गौरी को बोलेंगे। और इसका एक और नाम था मुजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जो कि कभी कभार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इसका नाम था। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ और गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा सा प्रांत गौर था। मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना और 1175 में खैबर और गोमल
दर्रे से भारत पर ये क्या करता है, आक्रमण करता है। ये चीज़ याद रखना है कि खैबर और गोमल दर्रे से जो है भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है। इसका भी कारण सेम ही था जो और लोगों का था, धन की प्राप्ति करना और उसे लूटपाट करना और उसे धनवान होना, और साथ ही मध्य एशिया में अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करना। इसीलिए इसको बोला जाता है कि वास्तविक जो मुसलमान का वास्तविक संस्थापक भारत में अगर किसी को मानते हैं तो मोहम्मद गौरी को मानते हैं, क्योंकि ये साम्राज्यवाद पर विश्वास करता था और अपनी साम्राज्य को बढ़ाने की सोच जो है वो रखता था। इसके द्वारा प्रमुख आक्रमण आपको याद रखने हैं कि 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, 1178 में गुजरात पाटन पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया, और जिस समय शासक कौन थे, भीम द्वितीय थे। ठीक है, कौन शासक थे, भीम द्वितीय थे। इससे पहले गुजरात वाले इलाके पर जो आक्रमण किए थे किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद गजनवी के द्वारा 10 से 17 ईस्वी में। उस समय जो वहाँ के शासक कौन थे, भीम प्रथम शासक थे। और मोहम्मद गौरी जो है अभी तक सारे युद्ध जो है जीतता आ रहा था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस का भरमार था। ठीक है, फिर होता क्या है कि माउंट अब्बू के पास गौरी की पराजय होती है और भारत में ये प्रथम उसका पराजय होता है। इसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध होता है जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, जीत जाते हैं। एक साल बाद दोबारा ये युद्ध होता है 1192 में, और उस समय पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और यहाँ से मुसलमान की जो शासक है, मुसलमानी शासक है भारत पर धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगती है। और ये निर्णायक युद्ध था। ठीक है, जो तराइन का सेकंड बैटल था वो निर्णायक युद्ध था कि मुस्लिम जो शासक है इंडिया पे राज करेगी कि नहीं करेगी। अगर यहाँ पर ये मोहम्मद गौरी हार जाता तो फिर मुस्लिम शासक जो थी वो इंडिया में नहीं आ पाती, मतलब ऐसा हिस्टोरियंस को माना जाता है। इसके बाद क्या होता है कि बैटल ऑफ चंदवार होता है, जहाँ पर जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है 1194 में, और यहाँ पर जयचंद जो है हार जाता है और मोहम्मद गौरी अपने जो साम्राज्य है उसको विस्तार करने लगता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट आक्रमण और हुए थे 1179 में पेशावर पर, 1181 में लाहौर पर इसने आक्रमण किया था और उसे केंद्र बनाकर भटिंडा के दुर्ग को भी जीता था इसने। इसके अलावा 1185 में सियालकोट और 1189 में भटिंडा के दुर्ग। शासक यहाँ पर कौन थे, पृथ्वीराज चौहान ही शासक थे। इनको हराकर भटिंडा के दुर्ग पर भी ये कब्जा कर लेता है। और इसकी जो मृत्यु होती है 1206 में होती है। इसके द्वारा लक्ष्मी जी की एक सिक्का चलाई गई थी आकृति वाला, क्योंकि ये लक्ष्मी जी को मानता था कि भाई ये धन की देवी है। अगला जो है इम्पोर्टेंट इसके बारे में ये जानना है कि मृत्यु 1206 में हो जाती है और साम्राज्य को जब ये जा रहा होता है, ठीक है, जब ये जा रहा होता है तो मृत्यु से पहले ही अपने साम्राज्य को 4 गुलामों में बांट देता है, जिसका नाम आपका ये है तुजुबुद्दीन यलदौज, गजनी वाला इलाका इसे देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर दिल्ली, बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है, 1206 से लेकर 1526 तक ये शासन होता है। इसके बाद होता है नसरुद्दीन कुबाचा, जिसे मुल्तान के इलाका देता है, और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार वाला जो इलाका है ये बख्तियार खिलजी को देता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और तक ये भोपाल द्वारा कौन बनाया गया था भाई, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया जाता है। तो भाई मोहम्मद गौरी तक हमें पढ़ना था। इसके बाद जो आता है हमारा वो दिल्ली सल्तनत की दिल्ली सल्तनत आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये कर रहा है, अलबरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गजनवी के साथ ये आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ और भी विद्वान आए थे, जिनके बारे में आगे क्वेश्चन हमने लिए हैं, चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री भारत आया था। तो 11वीं शताब्दी में जो उज्बेकिस्तान से जो भारत यात्रा आया था वो कौन था, अलबरूनी था। अगला क्वेश्चन है आपका, इन शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही कालक्रम से हम पहले जान लेते हैं कि कौन जो है व्यक्ति कब आया था। मोहम्मद गौरी की बात करते होता है 1173 से लेकर 1206 तक ये शासन करता है। उसके बाद अपने साम्राज्य को 4 गुलामों में बांटकर चला जाता है। हम बात करें चंगेज खां को तो ये 1206 से लेकर 1227 बेसिकली ये सिंध वाले इलाके में ही आक्रमण करता है और वहाँ पर विजय प्राप्त करता है, उससे आगे ये नहीं आता है। मोहम्मद गजनवी की बात करें हम
गजनी का महमूद की बात करें तो 998 से लेकर ये 1030 तक रहता है। और तैमूर की बात करें तो ये 1370 से लेकर 1405 तक। तो सबसे पहले कौन आया था, आप ही बताइए। सबसे पहले आया था बी, मोहम्मद गजनवी। उसके बाद कौन हो जाएगा आपका, उसके बाद हो जाएगा बी के बाद डी, मोहम्मद गौरी। बी हो गया आपका, डी हो गया, इसके बाद कौन सा है, चंगेज खां, सी, और उसके बाद तैमूर। तो बी डी सी ए जो है आपका पेयर बन जाएगा, बी डी सी ए ऑप्शन नंबर ए। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो 570 ईस्वी में हुआ था। हमने पढ़ा भी है इनके बारे में थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन है 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था। तो सिंध वाले इलाकों पर जो आक्रमण हुआ था और वहाँ के शासक कौन था भाई, दाहिर शासक था। उन सभी आक्रमणों का जो वर्णन है कहाँ पर मिलता है, चर्चनामा नामक एक पुस्तक है उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है और उसने किस वर्ष इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। तो ब्राह्मण को इस कर से पूर्णतः उसने मुक्त कर रखा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर आक्रमण होते हैं, मुस्लिम इन्विजन जो होते हैं भारत पे, वो दो लोगों के द्वारा किए जाते हैं। स्टार्टिंग में तुर्क के द्वारा और अरब के द्वारा। तो सबसे पहले किसने किया था, अरबों के द्वारा 711 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो गुजरात के शासक उस टाइम में जो था वो भीमदेव प्रथम थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो भारत में वो कौन व्यक्ति था जिसने पहली बार आक्रमण किया था और वो अरब शासक थे। वो अरब शासक कौन थे भाई, मोहम्मद बिन कासिम था। और उस समय इसकी एज जो हो रही थी वो 17 वर्ष हो रही थी। अगला क्वेश्चन है आपका चंदवार का युद्ध जो कि 1194 में लड़ा जाता है किसके मध्य होता है। ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी भीम द्वितीय, मोहम्मद गौरी जयचंद वो मोहम्मद गौरी और इनमें से कोई नहीं। तो जो चंदवार का युद्ध होता है वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है, 1194 में होता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में कौन सा युद्ध होता है, दो युद्ध होते हैं। पहला बैटल ऑफ तराइन जो कि होता है 1191 में, एंड सेकेंड बैटल जो होता है क्या 1192 में। इसमें जो है कौन जीतते हैं, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, पृथ्वीराज तृतीय जीतते हैं। और 1192 में जो है पृथ्वीराज तृतीय हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अगला क्वेश्चन आपका ये कर रहा है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक व्यक्ति था जो शामिल नहीं था। तो सही जवाब आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शाहनामा के जो लेखक फिरदौसी थे ये भारत नहीं आया था। हालांकि ये क्या था, मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि था। क्या था, दरबारी कवि था, लेकिन ये भारत नहीं आया था। बाकी जो तीन आपको देख रहे हैं अलबरूनी, उत्बी और बैहाकी, ये सारे लोग तीनों भारत आए थे। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई किताब उल हिंद, अलबरूनी के द्वारा तारीख यामिनी, उत्बी के द्वारा तारीख ए सुबुत्तगीन, यह बैहाकी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका महमूद गजनवी जो है किस वंश का था। तो महमूद गजनवी जो है यामिनी वंश का था, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर होगा। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बना। तो ये हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा गजनी। ठीक है, गजनी जो है वो गजनी शहर है भाई, गजनी शहर है। और यही जो है फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया है। हालांकि ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो है वो मोहम्मद गौरी का माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है विस्तारवाद में ये विश्वास करता था। और इसके द्वारा जो है इम्पोर्टेंट बैटल हुए थे 1191 में, जो कि तराइन का युद्ध था। तराइन का प्रथम युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी जो है हार गया था और कौन जीते थे, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। सेकेंड बैटल होता है 1192 में, और ये क्या होता है भाई,
ये सेकंड बैटल होता है और इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। फिर होता है 1194 में और ये चंदवार का युद्ध होता है राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, और इसमें क्या होता है भाई, जयचंद जो है वो हार जाते हैं। ठीक है, जयचंद जो है हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है। इसमें क्या होता है भाई, पृथ्वीराज तृतीय जो है वो हार जाते हैं। ठीक है, सेकंड बैटल में। और ये निर्णायक युद्ध था जहाँ पर यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को हारने से भारत में मुस्लिम जो रूल्स हैं, जो मुस्लिम रूलर्स हैं, उनको लिए आसान हो गया यहाँ पर शासक करना। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री जो इब्न बतूता हो मोरक्को देश ले आया था। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर प्रथम तुर्क जो आक्रमण है वो मोहम्मद गजनी के द्वारा किया गया था, मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, कब किया गया था आप बताओ भाई, कि मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो आक्रमण था प्रथम बार वो कब किया गया था? हमने आपको पढ़ाया पहले ही। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी जो था वो सॉरी मोहम्मद गौरी हुआ था यार। ठीक है, 998 ईस्वी में इसने क्या किया था, प्रथम तुर्क आक्रमण किया था। ठीक है, प्रथम तुर्क आक्रमण कब किया था इसने? मोहम्मद 998 ईस्वी में इसने किया था। और अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपने बुत किशन यानी कि मूर्तिक भंजक कहलाता था? तो मूर्तिक भंजक जो है उपाधि दी गई थी, किसको दी गई थी? मोहम्मद गजनी को ही दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। अब इसमें पूछ दिया कि आपको कौन से जो उपाधि है मोहम्मद गजनी के द्वारा धारण किया गया था? तो यामीन उद्दौला का उपाधि इसने धारण किया था, यामीन उल मिलात का भी उपाधि धारण किया था, बुत किशन का भी, गाजी का भी उपाधि इसने धारण किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, मोहम्मद गजनी ने भारत में आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? जो मोहम्मद गजनवी जो था वो भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, हिंदू शाही ब्राह्मण शाही जो राज्य के विरुद्ध इसने किया था। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी वह हिंद थी, या फिर उसको अधभांडपुर या फिर ओहिंद भी कह सकते हैं। मोहम्मद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाटों के विरुद्ध हुआ। कब हुआ था? 1027 ईस्वी में, और 1030 में इसकी क्या हो रही थी, मृत्यु हो गई थी। और जाने से पहले अपने साम्राज्य को 4 गुलामों में बांटकर ये गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू शाही राजा को वो कौन से हिंदू शाही राजा थे जिन्होंने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिए? तो वो थे आपके जयपाल। जयपाल के बाद जो शासक बनता है आनंदपाल बनता है, जो इनका बेटा होता है। अगला क्वेश्चन आपका, शायद इसमें टिक तो लगा हुआ है, कि मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को मोहम्मद बिन शाम के नाम से जाना जाता है। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को भारत का दर्पण कहा जाता है, जिसका लेखक कौन थे? अलबुरूनी था। और तारीख यामिनी का लेखक कौन था? उतबी था। हिंद का युद्ध 1008 से 9 के बीच होता है, और किन के बीच लड़ जाता है? तो मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच होता है, जो कि जयपाल के बेटे होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा परिणाम है जो कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के से वो नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत का केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। भू राजस्व के प्राप्त ठीक है, भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो सी इसमें से तो भाई सही है, और बी भी सही है, क्योंकि भू राजस्व के से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासकों के हाथ में केंद्रित हो गए थे। लेकिन पंजाब से लेकर बंगाल तक उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, ये गलत है, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था बेसिकली जो सिंध वाले प्रांत था वहीं तक इसने आक्रमण जो है वो किए थे। ठीक है,
और पूरा बंगाल तक इसने नहीं आया था, ठीक है। बंगाल तक जो शासक था वो बीच बीच में केंद्रीकरण नहीं हो गया, केंद्रीकरण नहीं हुआ। इसने अपने गुलामों को अलग अलग जगह पर शासक करने के लिए बोल दिया। तो केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि शासक एक है, वहीं से सारी जो रूल्स रेगुलेशन चल रही है। पर इसने क्या किया था, अपने 4 गुलामों में जो अपनी जो टेरिटरी थी उसको बांट दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका नहीं होगा, और यही हमसे पूछा गया कौन सा परिणाम नहीं हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें 1025 में सोमनाथ टेम्पल पर इसने आक्रमण किया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा पूछ रहा है, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो भारत का जो पहला शासक था उसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया है, वो पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने 1191 में जो तराइन का फर्स्ट बैटल था उसमें पराजित किए थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल क्या था, यानी कि मूल जड़ क्या था? तो जो मूल जड़ था वो था आपका भटिंडा वाला जो क्षेत्र था वो, क्योंकि मोहम्मद गौरी भी अपने जो साम्राज्य है उसको बढ़ाना चाहता था, और पृथ्वीराज चौहान भी चाहते थे कि अपने साम्राज्य को बढ़ाएं। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? तो मोहम्मद गौरी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था वो तराइन का द्वितीय युद्ध था, क्योंकि यही से भारत की जो रूलर्स हैं, जो मुस्लिम रूलर्स हैं, वो डिसाइड होने वाले थे कि भारत पर मुस्लिम राज्य होगा कि नहीं होगा। मोहम्मद गौरी एवं कनौज के राजा जयचंद के बीच 1194 में युद्ध हुआ, यह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसे कौन सा नाम जानते हैं भाई? सभी जानते हैं, चंदावर का युद्ध इसे कहते हैं। जैसे चंदावर का युद्ध राजा जयचंद के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में, और द्वितीय आपका होता है 1192 में, और पानीपत का प्रथम और 1526 में हुआ था आपका। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध था 1206 में। किसमें? 1206 में। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया, और बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह किसका कथन है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, B.A. स्मिथ के द्वारा बोला गया कि भाई जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन था इसने भारत में मुसलमानों की आधारभूत की नींव रखी, जिससे बाद में जो आक्रमण हुए थे वो मात्र एक परिणाम थे उसके, क्योंकि मेन जो डेस्टिनेशन था कि मुस्लिम जो इन्विजन हुए थे, जो मुस्लिम शासक होंगे भारत में कौन से होंगे, यानी कि भारत में कितने राज्य करेंगे, वो मेन आपका आक्रमण जो था, और मेन जहाँ से निर्णायक युद्ध हम कर सकते हैं वो बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल बिहार विजय और असम पर आक्रमण किया, जो कि 1206 में किया गया था? तो ये बख्तियार मोहम्मद बिन खिलजी के द्वारा जो है वो किया गया था, और इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? देखो, संस्थापक तो मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है, पर स्वतंत्र संस्थापक अगर आपसे पूछ दे तो ये किसको माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी के जो शासक थे वो रामचंद्र देव थे, और ये आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 1307 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम भी थे, आपको याद रखना है। 4 गुलाम कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, ग्यासुद्दीन बलबन था, और नसरुद्दीन महमूद था। अगला और अंतिम आपका ये स्लाइड है, भारत में मोहम्मद गौरी को किसने प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अक्ता का मतलब होता है भूमि अनुदान, और अक्ता का क्या मतलब होता है? भूमि अनुदान, ठीक है। क्या होता है? भूमि अनुदान। गौरी के सेनापति और गुलाम वंश का संस्थापक हम कह सकते हैं किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये क्या था? गौरी का सेनापति भी था, गौरी का सेनापति,
और गुलाम वंश का संस्थापक भी था। ठीक है। गौरी के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण किए गए थे 1175 पर। भारत पर पहला आक्रमण, भारत पर पहला आक्रमण करता है ये। फिर 1186 पर ये लाहौर की विजय करता है, लाहौर की विजय करता है। और 1191 में ये तराइन का युद्ध लड़ता है जिसमें ये हार जाता है, और 1192 में फिर लड़ता है, ये जीत जाता है इसमें। फिर आता है चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में लड़ता है। क्या होता है? चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। और इसमें क्या करता है? ये जीत जाता है। किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैसे पर विकसित की गई थी? तो खालिसा भूमि एक ऐसी भूमि होती थी जिसका स्वामित्व जो है, जो स्वामित्व जो है वो डायरेक्ट सुल्तान के पास या फिर राज्य के पास होता था। वो ऐसी भूमि जिसका जो स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप जो है वो किसके पास होना चाहिए? या तो सुल्तान के पास या फिर राज्य के पास। तो ऐसी भूमि को खालिसा भूमि कहा जाता था। तो अधिक पैमाने पर किसके शासनकाल में विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विकसित हुई थी। जब हम लोग खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे। तो ये था भाई। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा क्या आपका? स्लेव डायनेस्टी या फिर हम कहें दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। तो हम दिल्ली सल्तनत को पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे अगले लेक्चर में। हालांकि मुझे नहीं लगता पूरा ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि अगर हमें 30 मिनट का ही वीडियो रिकॉर्ड करना है तो फिर उसमें 2 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। अगर दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगा तो ठीक, अच्छी बात है। नहीं होगा तो उसके लिए 2 हम लेक्चर लेंगे जहाँ पर दिल्ली सल्तनत को क्वेश्चन सहित जो भी ARRB NTPC में क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन सहित हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। हम चाह रहे हैं कि भाई पहले थोड़ा सा थ्योरी आप पढ़ लो, उसको रिवीजन कर लो, फिर क्वेश्चन करो तो मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अगले सेशन का इंतज़ार कीजिएगा।